नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 की नई भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा और याद कीजिएगा। दोस्तों, आगामी रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पीत आतंक से किस देश को संबोधित किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे जापान को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, करेक्ट आंसर होगा। पीत आतंक से जापान देश को संबोधित किया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, अंगोरा प्रकार के ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? दोस्तों, बतानी है कि एक ऊन का प्रकार है अंगोरा। बताने है कि इस ऊन को किस पशु से प्राप्त किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे खरगोश से, यानी कि ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, अंगोरा प्रकार के ऊन को अंगोरा प्रकार के ऊन को खरगोश से प्राप्त किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महमूद गजनवी की प्रसिद्ध अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, जाटों के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, जलीय वातावरण में अधिक फास्फोरस के प्राथमिक प्रभाव को क्या कहा जाता है? दोस्तों, बतानी है कि जलीय वातावरण में अधिक फास्फोरस के प्राथमिक प्रभाव को क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे सुपोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सुपोषण। यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे अधिक फास्फोरस के प्राथमिक प्रभाव को क्या कहा जाता है? सुपोषण, जलीय वातावरण में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं। दोस्तों, बतानी है कि जो पत्तों में सिराएं दिखाई देती है वो क्या काम करती है। तो आप लोग याद रखेंगे चालन का काम करती हैं। किसका काम करती हैं? चालन का। यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पत्तों में दिखाई देने वाली जो सिराएं होती हैं वो चालन का काम करती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? बतानी है कि इनमें से कौन सा स्मारक सबसे क्या है? पुराना है। तो आप लोग याद रखेंगे इनमें जो अजंता की गुफाएं हैं दोस्तों, ये सबसे पुराना स्मारक है। आप सभी याद रखेंगे ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में अगर आप लोगों को अजंता की गुफाएं दे तो आप लोग उसे सही करेंगे। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, प्रथम विजयनगर शासक का नाम आप सभी याद रखेंगे हरिहर द्वितीय, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, हरिहर द्वितीय थे गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला। आप लोग याद रखेंगे प्रथम विजयनगर के शासक थे। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान दिवस यानी कि नेशनल फार्मर्स डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बतानी है कि राष्ट्रीय किसान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों 23 दिसंबर को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय किसान दिवस नेशनल फार्मर्स डे प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर कर दिया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे बाल ठाकरे के नाम पर कर दिया गया है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का नाम बदल करके किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों, महाराष्ट्र के सबसे प्रिय नेता और सबसे कहा जाए कि मशहूर नेता बाल ठाकरे के नाम पर कर दिया गया है। आप सभी याद रखेंगे ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से
किस एक में एकल शास्त्रीय नृत्य होता है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से किस शास्त्रीय नृत्यों में से एकल शास्त्रीय नृत्य होता है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मोहिनी अट्टम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मोहिनी अट्टम जो क्या है, एक शास्त्रीय नृत्य है, एकल शास्त्रीय नृत्य होता है। आप लोग याद रखेंगे एकल शास्त्रीय नृत्य। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि जो मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है? बतानिए दोस्तों कि इनमें से कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक ईंधन काष्ठ यानी कि दोस्तों लकड़ी के जो ईंधन होता है, ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग करने वाला सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा देश है। तो आप लोग याद रखेंगे भारत यानी कि अपना देश। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। काष्ठ ईंधन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। दोस्तों बतानी है कि भारत में रहने वाला जो ब्रिटिश नागरिक है वो किसका दावा नहीं कर सकता है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, यानी कि ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, भारत में रहने वाला जो ब्रिटिश नागरिक है दोस्तों ये दावा नहीं कर सकता है किसका, तो व्यापार का और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। इसके पास, इसके लिए जो ब्रिटिश नागरिक है उसको राइट नहीं है, इसका दावा वो नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण व जेन्युइन प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे, पूरी क्लास को आप लोग देखेंगे। आगे और भी बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न होने वाले हैं जो आगामी रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो आप लोग याद रखेंगे नरगिस दत्त, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी कौन? नरगिस दत्त। आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो आप लोग याद रखेंगे कुल दोस्तों 14 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। आप सभी याद रखेंगे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए। जी हाँ दोस्तों, दोनों सदनों के लिए, यानी कि दोनों सदन कहने का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो कुल मिलाकर के 14 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से किस एक गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे जिनोन को, यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, जिनोन गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। आप सभी याद रखेंगे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? पीवीसी, यानी कि दोस्तों बतानी है कि ये किसके बहुलीकरण के द्वारा पीवीसी प्राप्त किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे विनाइल क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। विनाइल क्लोराइड, इसी के बहुलीकरण के द्वारा दोस्तों पीवीसी को प्राप्त किया जाता है। आप सभी याद रखेंगे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अगला है दोस्तों, सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, बताने कि जितने भी मूल आधारीय बल हैं उन बलों में सबसे जो कमजोर बल है वो कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे जो सबसे कमजोर बल है दोस्तों वो है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जितने भी मूल आधारीय बल हैं उसमें सबसे जो कमजोर बल है वो है गुरुत्वाकर्षण बल, और जो सबसे मजबूत बल है दोस्तों वो है नाभिकीय बल, जो कि ऑप्शन डी में है। दोनों पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जो सबसे कमजोर बल है वो है गुरुत्वाकर्षण बल, और जो सबसे मजबूत बल है वो है नाभिकीय बल। आप सभी याद रखेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? बतानी है कि बोलोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, बोलोमीटर का प्रयोग होता है विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने के लिए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, एक समान गति के साथ एक वस्तु। देखिए दोस्तों, बताने है प्रश्न क्या कह रहा है कि एक समान गति के साथ एक वस्तु जो है ये बतानी है त्वरित हो सकती है। आप लोग याद रखेंगे, इसका यहाँ पे पूरा करना है, इस लाइन को, इस क्रम को पूरा करना है। एक समान गति के साथ एक वस्तु जो है दोस्तों वो त्वरित हो सकती है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक समान गति के साथ एक वस्तु क्या हो सकती है? त्वरित हो सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, कौन सा जीव मुनेरा जगत में शामिल नहीं है? कौन सा जीव? बताने कि मुनेरा जगत में शामिल नहीं है, मुनेरा जगत के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप लोग याद रखेंगे कवक, यानी कि फंगस। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कवक यानी कि फंगस दोस्तों मुनेरा के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु है। दोस्तों बताने कि मृदा अर्थात मिट्टी में जो धान का उत्पादन बढ़ाता है वो मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों एनबीना, ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, उस मुक्तजीवी जीवाणु का क्या नाम है? एनबीना। ये क्या करता है? मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाता है। आप लोग याद रखेंगे मृदा अर्थात मिट्टी में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला क्या है? मुक्तजीवी जीवाणु है, एनबीना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित विस्फोटकों में से किस में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है? दोस्तों बतानी है कि इन विस्फोटकों में से किस में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे एमाटोल। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, एमाटोल में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है। आप लोग याद रखेंगे। तो ऑप्शन डी भी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? जी हाँ दोस्तों, भारत का कौन सा क्षेत्र बताने है कि प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो आप लोग याद रखेंगे रुहेलखंड, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। रुहेलखंड को प्राचीन काल में दोस्तों अवंतिका के नाम से जाना जाता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? मौखरी शासकों की राजधानी बतानी है दोस्तों। तो आप लोग याद रखेंगे कन्नौज, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मौखरी शासकों की राजधानी कहां पर थी? कन्नौज, ऑप्शन बी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों बतानी है कि सामान्य संतुलन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो आप लोग याद रखेंगे लियोन वालरस, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सामान्य संतुलन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो आप लोग याद रखेंगे लियोन वालरस ने। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की थी? देखिए दोस्तों, खालसा एक पंथ है।
आप लोग याद रखेंगे, जो सिख धर्म से संबंधित है। तो बतानी है कि इस पंथ को किनके द्वारा शुरू किया गया था, तो आप लोग याद रखेंगे सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह जी ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य से आने वाली किरणों से मुख्यतः कौन सा कर्क रोग होता है। दोस्तों बताने हैं कि जो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं, जो हानिकारक किरणें होती हैं, उनसे कौन सा कर्क रोग अर्थात कैंसर रोग होता है। तो आप लोग याद रखेंगे त्वचा का कर्क रोग, यानी कि स्किन कैंसर होता है। आप सभी याद रखेंगे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं दोस्तों, उससे त्वचा का कर्क रोग होता है। और इसी किरणों से जो हमारी रक्षा करता है वो करता है ओजोन लेयर। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, यानी कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा कौन करता है, तो वो करता है ओजोन लेयर। और इससे मुख्यतः कौन सा कर्क रोग होता है, तो आप लोग याद रखेंगे त्वचा का कर्क रोग होता है। आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है जो प्रभावित करती है। दोस्तों बतानी है कि एस्टिग्मेटिज्म बीमारी हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, तो आप लोग याद रखेंगे आंख को प्रभावित करती है। ऑप्शन सी, जी हाँ दोस्तों, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है जो आंख को प्रभावित करती है। आंख में होने वाला यह रोग है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है। दोस्तों बतानी है कि कार्बन की न्यूनतम मात्रा किसमें होती है, तो आप लोग याद रखेंगे पिटवा लोहा में, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, कार्बन की सबसे कम मात्रा पिटवा लोहा में होता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक वनोच्छादित राज्य कौन सा है। बताने दोस्तों कि भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है, किस राज्य में सर्वाधिक वन है, तो आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत का सर्वाधिक वनोच्छादित राज्य कौन सा है, तो आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बतानी है कि भोजन से प्राप्त हमें जो ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे कैलोरीज इकाई में मापा जाता है। यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरीज यूनिट में मापा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2026 की नई भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। और साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं, तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक अच्छा सा कमेंट कर देंगे। और साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक भी हमें जरूर देंगे कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था, कहीं पर कोई त्रुटि है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी तरह के प्रश्नावली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।